क्या आपने कभी अपने कार्यस्थल में देखकर सोचा है, आखिर क्या प्रेरित करता है इन लोगों को? क्या आप एक प्रभावशाली नेता बनना चाहते हैं, जो बिना किसी प्रयास के दूसरों को सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए प्रेरित करे? अगर हां, तो आप सही जगह पर हैं। एडम ग्रांट की गिव एंड टेक के इस सारांश में आप जानेंगे कि कुछ लोग देने पर क्यों फलते फूलते हैं, जबकि कुछ लेने पर ध्यान देते हैं। आप तीन मुख्य व्यक्तित्व प्रकारों के बारे में सीखेंगे जो हर कार्यस्थल को आकार देते हैं: दाता, लेने वाले और मिलान करने वाले। और इन्हें पहचान कर आप अपने नेतृत्व कौशल, टीम मनोबल और समग्र सफलता को कैसे बढ़ा सकते हैं। अंत तक आप जान जाएंगे कि हर तरह के कर्मचारी को कैसे प्रेरित करें, सहयोग बढ़ाएं और बेहतर भर्ती निर्णय लें। तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपके सहकर्मियों और खुद को देखने का नजरिया बदल सकती है। साथ रहें, क्योंकि ये रणनीतियां आपके करियर को बदल सकती हैं और आपकी टीम को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुभ लाभ। सफल लोगों में क्या समान होता है? अधिकांश उच्च प्राप्तकर्ता प्रेरित, प्रतिभाशाली और भाग्यशाली होते हैं। प्रेरणा, प्रतिभा और भाग्य को उनकी सफलता का राज माना जाता है। लेकिन गिव एंड टेक में हम एक और महत्वपूर्ण कारक बताएंगे: दूसरों से बातचीत। कार्यस्थल में देने और लेने की कला समझना जरूरी है। लेने वाले आमतौर पर प्रतिस्पर्धी होते हैं। वे पहले अपनी जरूरतें पूरी करते हैं, जीवन को एक दौड़ मानते हैं। देने वाले दूसरों की जरूरतों को अपने से पहले रखते हैं। वे बिना कुछ चाहे दूसरों की मदद करते हैं, जो कार्यस्थल में दुर्लभ है। मैचर्स संतुलित लेन देन में विश्वास करते हैं। वे एहसान करते हैं तो बदले में समान एहसान की उम्मीद रखते हैं। सभी तीन व्यक्तित्व प्रकार, देने वाले, लेने वाले और मिलान करने वाले, जीवन और व्यवसाय दोनों में सफल हो सकते हैं। हालांकि जब देने वाले सफल होते हैं तो यह विशेष रूप से उल्लेखनीय लगता है, क्योंकि वे दूसरों की मदद से खुश होते हैं। देने वाले अक्सर अपनी सफलता को आसपास के लोगों के साथ बांटना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, दो पिता डैनी और डेविड की कल्पना करें, जो एक शनिवार को अपनी बेटियों के साथ खेल देख रहे हैं। दोनों सफल उद्यमी हैं, लेकिन उनके दृष्टिकोण बहुत अलग हैं। डैनी एक इंटरनेट गुरु हैं, जिन्हें नई कंपनियां शुरू करने में मजा आता है। वह अपना चौथा व्यवसाय शुरू करने वाला है और निवेशक ढूंढ रहा है। डेविड भी सफल है, पर वह दूसरों की मदद में ज्यादा रुचि रखता है। आर्थिक सफलता पाने के बाद उसने होनहार स्टार्टअप्स में निवेश करने का फैसला किया। इस किताब की भाषा में डेविड एक सच्चा देने वाला है। खेल के दौरान बातचीत में डैनी कहता है कि उसके पास एक शानदार आइडिया है और निवेश पर चर्चा के लिए मिलने का सुझाव देता है। अगली बैठक में डेविड डैनी का आइडिया पसंद करता है और उसे निवेश शर्तों का दस्तावेज देता है। वह जानता है कि डैनी दूसरे निवेशकों से बात कर रहा है, इसलिए फैसले की डेडलाइन रखता है। पर दबाव न डालते हुए डेविड 14 उद्यमियों के रेफरेंस देता है, अपनी उदारता और पारदर्शिता दिखाते हुए। कुछ समय बाद डैनी डेविड को बताता है कि उसने दूसरे निवेशक के साथ काम करने का फैसला किया है। डैनी मानता है कि डेविड शायद ज्यादा परवाह करता है और उसे बेहतर बनने के लिए पुश नहीं करेगा। यानी डैनी को लगता है कि डेविड का दयालु स्वभाव उसकी प्रतिस्पर्धा को कम कर सकता है। पर दूसरे निवेशक के साथ डील करने के बाद डैनी को अजीब लगता है। उसे डेविड पसंद था और उसके साथ काम न करने का अफसोस होता है। साहसिक कदम उठाते हुए डैनी डेविड को अपनी नई कंपनी में शामिल होने का ऑफर देता है। जब वे साथ काम करते हैं, डैनी समझता है कि डेविड की दयालुता उसे कमजोर नहीं बनाती। डेविड सहायक है, फिर भी प्रेरित रहता है। वह डैनी को सकारात्मक रूप से चुनौती देता है, जो डैनी पहले समझ नहीं पाया। यह उदाहरण दिखाता है कि लोग अक्सर मानते हैं कि दाता प्रतिस्पर्धी माहौल में प्रभावी नहीं हो सकते, पर डेविड साबित करता है कि दाता ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि उनकी मदद मजबूत प्रतिष्ठा बनाती है। बदले में जिनकी मदद की, वे उनकी तारीफ करते हैं, जिससे भविष्य में और मौके मिलते हैं। अंततः दाता होना सिर्फ एहसान करना नहीं है, यह सच्चे रिश्ते बनाने, सफलता बांटने और सबके विकास का माहौल बनाने के बारे में है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं, वे आपकी दया याद रखते और भविष्य में आपका साथ देते हैं। यही है दाता होने की असली ताकत। लहर प्रभाव। पहले हमने कार्यस्थल में मिलने वाले 3 तरह के लोगों का अध्ययन किया: लेने वाले, देने वाले और मिलान करने वाले।
कुछ लेने वाले प्रतिभाशाली रचनाकार लग सकते हैं जो दूसरों की ऊर्जा और बुद्धि का उपयोग कर अपनी सफलता पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसके विपरीत प्रतिभा निर्माता होते हैं जो देने वाले हैं और अपने आसपास के लोगों को अधिक सक्षम, आत्मविश्वासी और नवोन्मेषी बनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। लेने वाले प्रतिभाशाली प्रकार नए विचार पैदा करते हैं जो कभी-कभी अपने वरिष्ठों को चुनौती देते हैं या स्थिति को बदल देते हैं। वे आमतौर पर आलोचना की परवाह नहीं करते और जोखिम भरे कदम उठाने से नहीं हिचकते अगर इससे उनके व्यक्तिगत लक्ष्य पूरे होते हों। देने वाले प्रतिभा निर्माता दूसरी ओर दूसरों की सफलता में मदद करने के लिए खुद को समर्पित करते हैं। फिर भी ऐसा करके वे अपनी भी मदद करते हैं। टीम की सफलता को पहले रखकर वे एक ऐसी प्रतिष्ठा बनाते हैं जिसे हराना मुश्किल है। अपने सहयोगी दृष्टिकोण को कमजोरी के बजाय देने वाले इसे संगठन की बड़ी जीत का राज मानते हैं। शोध दिखाता है कि जब देने वाले टीम में होते हैं तो टीम के काम की गुणवत्ता और मात्रा दोनों में सुधार होता है। अध्ययन बताते हैं कि देने वालों को पदोन्नति मिलने की संभावना अधिक होती है क्योंकि उनका सहायक व्यवहार, सकारात्मक पहचान और व्यापक नेटवर्क आकर्षित करता है। अगर आप लेने वाली मानसिकता से देने वाली मानसिकता अपनाना चाहते हैं तो अपने सहयोगियों या भागीदारों के योगदान को पहचानें और सराहें। लेने वाले अक्सर खुद पर निर्भर रहते हैं, इस बात पर ध्यान देते हैं कि वे क्या लाते हैं। दूसरों के काम को देखकर और आभार व्यक्त करके आपको उनके प्रयास का एहसास होगा। यह दृष्टिकोण बदलाव आपको पूरी टीम की मेहनत को महत्व देने के लिए प्रेरित करेगा, जिससे सहयोगी और उत्पादक माहौल बनेगा। किसी में छिपी प्रतिभा को खोजना। दूसरों में प्रतिभा देखना एक कला है। टीम में नया सदस्य चुनते समय किसी देने वाले व्यक्ति से सलाह लें जो मदद करना चाहता हो और क्षमता देख सकता हो। गिवर्स में अपने आसपास के लोगों की छिपी प्रतिभाएं खोजने की कला होती है। वे अक्सर उभरते सितारों को किसी और से पहले पहचान लेते हैं। मैचर्स भी दूसरों को पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, लेकिन वे मदद मांगे जाने तक प्रतीक्षा करते हैं। जहां गिवर्स सक्रिय रूप से सहायता देते हैं, वहीं मैचर्स किसी के अनुरोध की प्रतीक्षा करते हैं। दूसरी ओर टेकर्स शायद ही कभी दूसरों की प्रतिभाओं को देखते हैं। वे लोगों के इरादों पर शक करते हैं, दुनिया को एक ऐसी प्रतिस्पर्धी जगह मानते हैं जहां सिर्फ वे ही जीतने के हकदार हैं। नतीजतन टेकर्स अक्सर दूसरों की क्षमताओं को नजरअंदाज करते हैं या खतरा मानते हैं, जिससे वे अपनी टीम में किसी उभरते सितारे का पोषण नहीं करते। इसका एक बेहतरीन उदाहरण राष्ट्रपति बराक ओबामा और उनके पसंदीदा ऐप से जुड़ा है। जब उनसे इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने एक अनोखा जवाब दिया, iRegi। लेकिन iRegi वास्तव में कोई डिजिटल एप्लीकेशन नहीं था। दरअसल यह उनके निजी सहायक रेगी लव का एक मजाकिया उपनाम था। रेगी लव ने एक एथलीट के रूप में अपना करियर शुरू किया था। फुटबॉल और बास्केटबॉल में उत्कृष्टता हासिल की थी। जब उनके NFL ट्राईआउट सफल नहीं हुए तो उन्होंने अपना रुख बदला। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। राजनीति के लिए तैयार। वह ओबामा के मेल रूम में पहुंचा। एक साल में वह ओबामा का निजी सहायक बना। खेल पृष्ठभूमि से रेगी दबाव में 18 घंटे कुशलता से काम कर सकता था। एक सच्चे हीरे की तरह उसकी प्रतिभा चमकी और ओबामा उस पर निर्भर हो गए। उसी समय बेथ ने, जो भी उत्तरी कैरोलिना से थी, अपनी छिपी प्रतिभा खोजी। जब उसने लेखाकार परीक्षा की तैयारी की, उसे लगा वह फेल हो जाएगी। एक कामकाजी मां, वह पहले से कई जिम्मेदारियां निभा रही थी। परीक्षा से कुछ दिन पहले उसके बच्चे बीमार पड़ गए। परेशान बेथ को परीक्षा पर पैनिक अटैक आया, फिर भी वह सम्मान से पास हुई। रेगी और बेथ, दो अप्रत्याशित उच्च प्राप्तकर्ताओं का संबंध सीजे था। स्कैंडर, एक कॉलेज प्रोफेसर जिनमें दूसरों की क्षमता पहचानने की गजब की योग्यता थी। एक सच्चे दाता के रूप में स्कैंडर ने रेगी और बेथ पर तब विश्वास किया जब वे खुद पर भरोसा नहीं करते थे। दोनों ने अपनी कल्पना से भी ज्यादा हासिल किया, मुख्यतः इसलिए कि किसी ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उसे निखारने के लिए प्रोत्साहित किया। यह कहानी दिखाती है कि कैसे लेने वाले, जो अपनी उपलब्धियों पर ध्यान देते हैं, अक्सर टीम में छिपी प्रतिभा को पहचानने का मौका खो देते हैं।
इसके विपरीत देने वाले लोगों की ताकत पहचानने और उनका समर्थन करने में माहिर होते हैं। वे तत्काल कौशल से परे देखते हैं और दूसरों के विकास में निवेश करते हैं, जिससे सफलता का दायरा बढ़ता है। दाता होना न सिर्फ आसपास के लोगों की मदद करता है, बल्कि छिपी हुई प्रतिभाओं को भी उजागर कर सकता है। शक्तिहीन संचार की ताकत सफल व्यवसाय चलाने का एक मुख्य रहस्य है बेचने की कला में महारत हासिल करना। एक कौशल जो लोगों को आपके आइडिया पर यकीन दिलाने की क्षमता पर टिका है। इसे हासिल करने के लिए आप या तो दूसरों पर हावी हो सकते हैं या सच्चा सम्मान पाकर उन्हें सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। लेने वाले अक्सर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करते हैं। वे बड़े आत्मविश्वास से बोलते हैं, एक ऐसे लहजे में जो कभी कभी डराने वाला लग सकता है। वे जोर से ना कहने, आक्रामक बॉडी लैंग्वेज या यहां तक कि धमकी देने से भी नहीं हिचकते। हालांकि यह शैली कुछ समय के लिए काम कर सकती है, लंबे समय तक यह टिकाऊ नहीं है। अगर कोई लेने वाला किसी ज्यादा ताकतवर व्यक्ति से मिलता है तो उसका आत्मविश्वास टूट सकता है। इसके विपरीत देने वाले सम्मान और विनम्रता पर निर्भर करते हैं, जो लंबे समय तक असर डालते हैं। वे बिना धमकी या दबाव के बात करते हैं, अपने विचार ऐसे रखते हैं जो खुली बहस को बढ़ावा देते हैं। देने वाले ध्यान से सुनते हैं और दूसरों के नजरिए को समझने की कोशिश करते हैं। वे नरम या कमजोर दिख सकते हैं, पर इन गुणों को छिपाते नहीं, बल्कि वे इनका उपयोग विश्वास और सच्चे संबंध बनाने में करते हैं। डेव का उदाहरण लें, जो पेंसिल्वेनिया के सबसे सफल युवा वकीलों में से एक हैं। 2008 में एक कैस्टर ओनायल कंपनी ने उन्हें भारतीय आपूर्तिकर्ता से विवाद में प्रतिनिधित्व के लिए नियुक्त किया। यह आपूर्तिकर्ता अचानक अपना स्वतंत्र व्यवसाय शुरू करने के लिए कंपनी से सहयोग बंद करना चाहता था। और भी बुरा, वह कर्मचारियों से गोपनीय जानकारी लीक करवाकर कंपनी के व्यापारिक रहस्य चुराने की कोशिश कर रहा था। डेव का काम था कैस्टर ओनेल कंपनी के हितों की रक्षा करना और प्रतिद्वंद्वी पर मुकदमा दायर करना। उन्होंने धोखेबाज कर्मचारियों के खिलाफ मजबूत केस बनाया और अदालत में जोशीले तर्क दिए, लेकिन उन्होंने देखा कि जज संदिग्ध था, शायद भारतीय फर्म के पक्ष में, जिसे वह सिर्फ विस्तार करना चाहती समझ रहा था। सावधानीपूर्वक विचार के बाद जूरी ने अंततः डेव के पक्ष में फैसला दिया, जिससे 7 मिलियन का समझौता हुआ। पेंसिल्वेनिया में एक वकील को दी गई अब तक की सबसे बड़ी रकम में से एक। घटनाओं से आश्चर्यचकित डेव ने न्यायाधीश से फैसले के कारण पूछे। पता चला कि डेव का हकलाना उसे जूरी की नजर में और भी प्रभावशाली बना गया। उन्होंने देखा कि वह कमजोरी के बावजूद कितना दृढ़ था, जो उसे मानवीय बनाता था। जब उसकी कमजोरी दिखी, लोग उससे गहराई से जुड़े और उसकी हिम्मत की सराहना की। यह कहानी शक्तिहीन संचार की असली ताकत दिखाती है। मजबूत होना अच्छा है, पर सच्ची प्रेरणा देना ज्यादा टिकाऊ होता है। विनम्रता और सम्मान से नेतृत्व करने पर ऐसा जुड़ाव बनता है जो डर से नहीं बन सकता। अंततः यही स्थायी प्रभाव और सार्थक सफलता लाता है। प्रेरणा की कला, क्योंकि स्वार्थी लोग दूसरों की मदद में ऊर्जा नहीं लगाते, वे अपने लाभ और सफलता पर ही केंद्रित रहते हैं। दूसरी ओर, दाता पहले दूसरों के बारे में सोचता है, फिर अपनी जरूरतों के बारे में। नतीजतन दाता अतिरंजित और थके हुए हो सकते हैं। कुछ निस्वार्थ दाता दूसरों को प्राथमिकता देकर अपनी भलाई भूल जाते हैं। उदाहरण के लिए, अध्ययन बताते हैं कि निस्वार्थ दाता दोस्त की मदद में अपना पढ़ाई का समय खोकर फेल हो सकते हैं। यह लगातार देने से मानसिक और शारीरिक तनाव पैदा हो सकता है। निस्वार्थ दाताओं को समझना चाहिए कि खुद की देखभाल स्वार्थी नहीं है। दूसरों की मदद अच्छी है, पर उनका और अपना कल्याण दोनों संतुलित रखना जरूरी है। एक उदाहरण हवनेर विश्वविद्यालय छद्मनाम के कॉल सेंटर से आता है। पूर्व छात्रों से दान मांगने में कर्मचारियों को प्रेरित रखना निदेशक के लिए चुनौतीपूर्ण था। हर कॉलर को प्रति कॉल कम से कम 3 बार दान मांगना था, और वे नहीं थे। तीनों अनुरोध पूरे होने तक फोन नहीं काटने की अनुमति थी, भले ही दूसरी तरफ का व्यक्ति रुचि न दिखाए। यह काम कठिन था, क्योंकि लगभग 90% कॉल अस्वीकृति में समाप्त होते थे।
लगातार इनकार से थके हुए कई कॉलर निराश महसूस करते थे। एक कॉलर ने माना कि वे लोगों को कॉल करने से डरते थे, जानते हुए कि ज्यादातर तुरंत फोन काट देंगे। पर्यवेक्षकों ने टीम के प्रदर्शन डेटा में कुछ आश्चर्यजनक देखा। लेने वालों ने प्रति सप्ताह लगभग 30 दान का औसत निकाला, देने वालों का औसत केवल लगभग 10 था। यह अनपेक्षित था, क्योंकि लोगों ने सोचा था कि दाता सहानुभूति के कारण बेहतर करेंगे। इसके बजाय देने वालों को कम सराहना महसूस हुई। उन्होंने देखा कि उन्हें अक्सर खारिज किया जाता था, जिससे उन्हें लगा कि उनका काम बेकार था। इस बीच लेने वाले अपनी तनख्वाह से प्रेरित रहे। जब तक वे अच्छा वेतन पाते थे, वे अस्वीकृति को नजरअंदाज कर आगे बढ़ते रहे। मनोबल बढ़ाने के लिए कुछ कॉलर्स को उन छात्रों के पत्र पढ़ने को कहा गया जिन्हें दान से लाभ मिला, जिनकी छात्रवृत्ति इसी कॉल सेंटर के काम से मिली थी। एक छात्र ने लिखा, इस विश्वविद्यालय में पढ़ना हमेशा मेरा सपना रहा है, पर फीस बहुत ज्यादा है। उन्होंने आगे कहा, इस छात्रवृत्ति की वजह से मैं आखिरकार अपने लक्ष्यों का पीछा कर सकता हूं। जब दाताओं ने ये पत्र पढ़े तो उन्हें एहसास हुआ कि उनका काम सच में मायने रखता है। बेकार होने से दूर उनके प्रयास कई छात्रों को अपने सपने पूरे करने में मदद कर सकते हैं। इस जानकारी ने उनकी प्रेरणा को जगाया, याद दिलाया कि दूसरों और खुद की देखभाल का संतुलन ही टिकाऊ मदद का मूल राज है। छोटी मदद कभी कभी दाता होना उल्टा पड़ सकता है। लोग आपकी दयालुता का फायदा उठा सकते हैं, खासकर अगर आप बहुत भरोसेमंद हैं। कुछ मामलों में आप धोखा महसूस कर सकते हैं, जो बहुत दर्दनाक हो सकता है। इस्तेमाल या धोखे से बचने के लिए देने का समझदार तरीका अपनाएं। अपनी सीमाओं को ध्यान में रखते हुए दूसरों की मदद करें। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गलत तरह के लोगों से मिलना आसान है। आप किसी लेने वाले को दाता समझकर अंधा भरोसा कर सकते हैं। बाद में पता चले कि उनकी दोस्ती सिर्फ दिखावा थी। लेने वाले अक्सर मददगार या उदार होने का नाटक करते हैं, अपने असली इरादे छिपाते हैं जब तक उन्हें मनचाहा न मिल जाए। हम मदद करने वालों को हमेशा अच्छा और नुकसान पहुंचाने वालों को हमेशा बुरा मानते हैं, चाहे वे कितने भी बदल जाएं। इसलिए किसी को सच में जानें, फिर तय करें कि वे वाकई दयालु हैं या नहीं। कुछ हालात में दाता भी स्वार्थी हो सकते हैं और लेने वाले परवाह करते दिख सकते हैं। इसलिए दाताओं को नकली दाताओं से बचना चाहिए और नुकसान पहुंचाने वाले लेने वालों से सावधान रहना चाहिए। लिलियन की कहानी देखें। एक प्रतिभाशाली हार्वर्ड ग्रेजुएट जो एमबीए की तैयारी कर रही थी। एक कंसल्टिंग फर्म ने उसे नौकरी दी और उसने जल्द ही सम्मान कमाया। 6 महीने में ही वह पार्टनर बनने वाली थी। मैनेजर के रूप में वह बेहतरीन थी और उसके बॉस उस पर गर्व करते थे। हालांकि यह बात फैल गई कि वह बेहद दयालु थी और अपने काम से परे लोगों की मदद करने को तैयार थी। असीम उदारता की यह प्रतिष्ठा उलटी पड़ गई। हर बार जब पदोन्नति आई तो वह किसी और को मिल गई। यह महसूस कर कि उसका फायदा उठाया जा रहा था, लिलियन ने ना कहना सीखा। दूसरों द्वारा और शोषण से पहले उसने अपने अतिदानी स्वभाव पर अंकुश लगाया। शुरू में उसने कभी मदद मांगने वाले या अकेले व्यक्ति को मना नहीं किया। वह सामाजिक कार्य संस्था में शामिल हुई, अपने काम की कीमत पर भी दूसरों की मदद के लिए समय निकाला। दुर्भाग्य से वह कभी अपनी फर्म में पार्टनर नहीं बन पाई। उसके बॉस ने महसूस किया कि उसमें ऊपर चढ़ने के लिए जरूरी कठोरता की कमी थी। उन्होंने साफ कहा कि अगर वह तरक्की चाहती है तो उसे अधिक स्वार्थी बनना होगा। लेकिन स्वार्थी या बहुत सख्त होना लिलियन के स्वभाव में नहीं था। उसे लोगों की मदद करने में सच्चा आनंद मिलता था। फिर भी एक मैनेजर के रूप में कभी कभी कर्मचारियों से बेहतर काम लेने के लिए कड़ा होना पड़ता है। अगर मैनेजर बहुत नरम हो तो टीम कभी 100% नहीं दे पाएगी। यही चुनौती अक्सर दिल से देने वालों के लिए मैनेजर बनना मुश्किल कर देती है। लिलियन स्मार्ट देने का हुनर न होने से अन्याय झेलकर नौकरी खो बैठी। उसकी कहानी दया और आत्मरक्षा के संतुलन का महत्व दर्शाती है। लिलियन जैसा न बने, एक स्मार्ट दाता बनने की कोशिश करें। मदद करें पर सीमाएं भी तय करें। उदारता अच्छी है, पर बिना सीमा के यह अभिशाप बन सकती है। जाने कब देना है और कब अपनी बात पर अड़े रहना है। उनसे बचें जो सिर्फ लेते हैं। याद रखें, विवेक से की गई मदद ही सही है। निष्कर्ष, गिव एंड टेक में एडम ग्रांट रोजमर्रा के लोगों के प्रकार बताते हैं।
वह उन्हें 3 समूहों में विभाजित करते हैं: देने वाले, लेने वाले और मिलान करने वाले। प्रत्येक की अपनी विशेषताएं और कार्य और संबंधों के प्रति दृष्टिकोण हैं। सारांश से कुछ मुख्य जानकारियां यहां दी गई हैं। 1. 3 प्रकार के कर्मचारी। देने वाले दूसरों की मदद करना पसंद करते हैं, अक्सर अपने साथियों की जरूरतों को पहले रखते हैं। लेने वाले अपने लाभ और प्राप्ति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मिलान करने वाले देने और लेने के बीच एक संतुलन बनाए रखते हैं, उचित परस्पर सहायता का लक्ष्य रखते हैं। 2. दूसरों की सहायता करके अपनी सहायता करना। जब आप एक देने वाले के रूप में कार्य करते हैं, तो आप न केवल अपने चारों ओर के लोगों का समर्थन करते हैं, बल्कि अपनी प्रतिष्ठा को भी बढ़ाते हैं। समय के साथ आपकी सहायता आपको निजी और व्यावसायिक विकास के नए अवसर दे सकती है। 3. छिपी हुई प्रतिभा को पहचानना। देने वाले अक्सर प्रतिभाशाली लोगों को खोजने और उनकी क्षमताओं तक पहुंचने में सहायता करने में श्रेष्ठ होते हैं, ताकि व्यक्तिगत और संगठनात्मक स्तर पर उन्नति हो सके। 4. शक्ति की तुलना में सम्मान। सच्ची प्रेरणा दूसरों को डराने या उन पर शासन करने से नहीं आती, यह उनका सम्मान कमाने से आती है। एक दयालु व्यक्ति के रूप में आपकी सहानुभूति और सहयोग सकारात्मक प्रतिष्ठा स्थापित कर सकते हैं। सकारात्मक प्रतिष्ठा और प्रभावी नेतृत्व में मदद करता है। 5. प्रेरणा भिन्न होती है। लेने वाले सीधे लाभ के प्रोत्साहनों पर प्रतिक्रिया करते हैं, उन्हें व्यक्तिगत लाभ देखना चाहिए। देने वाले दूसरों के जीवन में सुधार से प्रेरित होते हैं, उनके प्रयासों का वास्तविक प्रभाव दिखाना उन्हें प्रेरित करता है। यह सारांश दाता होने के लाभ और अपने हितों की रक्षा करते हुए दूसरों की मदद करना दिखाता है। यदि आप प्रेरणा का स्रोत बनना और ऊंचाइयां छूना चाहते हैं, तो दाता की मानसिकता अपनाना, दूसरों की परवाह करना सभी अंतर ला सकता है। एडम ग्रांट के गिव एंड टेक के इस सारांश के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि ये अंतर्दृष्टियां आपको मजबूत संबंध और अधिक सफलता पाने में मदद करेंगी। अगर यह सारांश उपयोगी लगा तो कृपया बताएं कौन सा विचार सबसे अच्छा लगा। सीखते रहें, प्रेरित रहें और अगली बार फिर मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना।